ये इस मानहवा का 7th पार्ट है, इसलिए अगर आपने अब तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख ले। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ह्यूंग को वेकेशन पे घूमते हुए कोई सॉल्ट फार्म का स्लेव मिलता है। ह्यूंग उसका केस सॉल्व करने के लिए सायरॉन लॉ फर्म ज्वाइन कर लेता है। उसे सॉल्व करने के बाद उसे चेरीम से पता चलता है कि उसके किसी टीचर फ्रेंड को अपने स्टूडेंट के लिए मदद चाहिए थी। दरअसल उस स्टूडेंट के दोस्तों ने किसी बूढ़े बंदे को पीट कर उसका इल्जाम उस स्टूडेंट पे लगा दिया था। ह्यूंग ने भी वो केस लेने का डिसाइड कर लिया। इसके बाद अगले दिन ह्यूंग उस टीचर से मिलने जा पहुंचा। उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन दिया। इस बंदे का नाम था कांग मानसू। ह्यूंग इस बात से चौंक गया कि वो टीचर एक आदमी था, ना कि औरत। वो चिढ़ते हुए मन ही मन बोलने लगा कि चेरीम तो बोल रही थी कि वो उसके साथ स्कूल से ग्रेजुएट हुआ कोई पुराना दोस्त है और वो ग्रेजुएशन के बाद भी कांटेक्ट में है। ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और मैं शांत नहीं रह पा रहा। जो भी हो, ये चेरीम ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। इतना सोच उसने कांग से कहा कि मैंने सुना है तुम ये केस अपने किसी स्टूडेंट के लिए इंटरेस्ट कर रहे हो। कांग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो कोई बुरा बच्चा नहीं है, लेकिन उसने अनजाने में गलती कर दी है। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि और उसी गलती ने किसी बंदे की जान ले ली। सामने से कांग ने कहा कि लेकिन वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही है और उसके आगे अभी भी फ्यूचर बचा हुआ है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि वो सिर्फ बच्चा है, उसके आगे अभी भी फ्यूचर बचा हुआ है। वो अभी माइनर है, वो तो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है। इन सब बहानों से माफी मांगना नॉनसेंस है। इस लॉजिक के साथ अगर विक्टिम इनएक्सपीरियंस्ड हो तो गुनहगार को जरूरत से ज्यादा सजा मिलने लगेगी। उसकी बात सुन कांग ने पूछा कि क्या तुम थोड़ा ज्यादा ही हार्शली बात नहीं कर रहे? ह्यूंग ने बताया कि मैं एक वकील हूं और क्लाइंट को कोर्ट में सुरक्षित करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्लाइंट के फायदे और नुकसान को कैलकुलेट करके ही एक्ट करने की कोशिश कर सकता हूं, फिर चाहे वो क्लाइंट एक अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान। ये सुन कांग स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि मैंने तो इंटरनेट पे देखा था कि सायरॉन लॉ फर्म खुद को कमजोर लोगों का रखवाला बताकर एडवर्टाइज कर रही थी, लेकिन लगता है वो सब सिर्फ झूठ था। ह्यूंग ने उसे बताया कि लगता है यहां थोड़ी गलतफहमी हो गई है। सायरॉन के मोटो का ये मतलब नहीं है कि वो आंख बंद करके कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करेगी। उसका मतलब यह है कि भले ही तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे पास इक्वल लीगल सर्विस पाने का हक है। इतना बोल उसने खड़े होकर वहां से निकलते हुए कहा कि अगर तुम किसी तरह की स्पेशल सर्विस की उम्मीद कर रहे थे तो तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन कांग के काफी ढूंढने पर भी सारे लॉयर्स ने उस केस को लेने से इनकार कर दिया। इसीलिए आखिरकार उसके पास ह्यूंग के पास वापस जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कांग और वो स्टूडेंट ह्यूंग के सामने बैठे हुए थे। ये वही स्टूडेंट चूलजीन था। कांग ने रूखे अंदाज में ह्यूंग की ओर इशारा कर चूलजीन को बताया कि यही बंदा तुम्हें कोर्ट में डिफेंड करने वाला है। चुलजीन ने भी उसे ठीक है कहा। वहीं ह्यूंग कांग की हरकत देख मन ही मन बोलने लगा कि क्लाइंट के साथ पहली मुलाकात में भरोसा ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी इस बंदे ने जैसे तैसे इंट्रोडक्शन दे दिया। कांग में बेसिक मैनर्स की कमी है, मुझे इससे खराब फीलिंग आ रही है। फिर उसने चुलजीन से कहा कि मैंने तुम्हारे केस के बारे में ऑलरेडी सुन रखा है, और क्या तुम ये क्लेम कर रहे हो कि वो काम तुमने नहीं किया था? सामने से चुलजीन झिझकते हुए बोलने लगा कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कांटेक्ट करके जल्दी बाहर आने को बोला था, इसलिए मैं बाहर गया। ह्यूंग ने उसका बर्ताव देख सोचा कि मुझे अपनी एबिलिटी यूज करने की भी जरूरत नहीं है। मैं इसके बर्ताव से ही अंदाजा लगा सकता हूं कि ये सच बोल रहा है। फिर उसने पूछा कि तुम अपने उन दोस्तों से कैसे मिले थे? मुझे सब कुछ ऑनेस्टली बताओ। ये सुन चूलजीन कांग को देखने लगा। कांग ने भी थोड़ा परेशान होकर हंसते हुए बोलना शुरू किया कि ये एक काइंड लड़का है, इसलिए ये ज्यादा नहीं बोल पा रहा। तभी ह्यूंग ने उससे कहा कि तुम थर्ड पार्टी हो, इसलिए क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? ये सुन कांग भड़कते हुए बोलने लगा कि मैं उसका क्लास टीचर हूं। ह्यूंग ने उसे बताया कि हमें यहाँ क्लास टीचर की नहीं बल्कि एक लॉयर की जरूरत है। थर्ड पार्टी को इस केस की डिटेल के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम समझ गए हो तो प्लीज बाहर जाओ। ये सुन कांग काफी गुस्सा हो गया। वो ह्यूंग पर चिल्लाने लगा। वो चूलजीन को वहां से ले जाते हुए बोल रहा था कि ये कैसा बकवास लॉयर है। इसके बाद सीन फिर से सायरन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। अपने ऑफिस में खड़ा ह्यूंग उस केस की डिटेल्स देखते हुए सोच रहा था कि मैं इसे जितनी भी बार देखूं फिर भी मॉर्निंग रूट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इवनिंग रूट में प्रॉब्लम है। मैं इसमें डीएनए को सबूत के तौर पे यूज नहीं कर सकता, और चूंकि इसमें चोरी के दौरान लगी चोट शामिल है इसलिए उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तभी उसका फोन बजने लगा। उसके फोन उठाने पर सामने से काउंसलर ने पूछा कि क्या तुम अभी बिजी हो? ह्यूंग ने बताया कि मैं बस चूलजीन के केस की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा था। तभी सामने से काउंसलर ने बताया कि उन लोगों ने उस केस की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। ये सुन ह्यूंग ने कंफ्यूज होकर पूछा कि कैंसिल? काउंसलर ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मुझे अभी उस कांग का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि वो हम पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी और को ढूंढेगा।
मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि कोई बात नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं ही उस केस को लाया था। फिर कॉल काटकर ह्यूंग सोचने लगा कि कॉस्ट की वजह से उन लोगों के लिए किसी लॉ फर्म से लॉयर ढूंढना मुश्किल होगा। आखिर में उन लोगों को एक पब्लिक डिफेंडर लेना पड़ेगा। लगता है अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लगता है कि ये केस मेरे साथ रहना नहीं चाहता। फिर थोड़ी देर बाद उसने चेरीम को कॉल लगा दिया। उसने चेरीम से पूछा कि क्या तुम अभी मिलना चाहोगी। चेरीम ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगी। ये सुन ह्यूंग परेशान होकर उसे मना करते हुए बोलने लगा कि नहीं, तुम रहने दो, तुम्हें ऑफिस आते आते पूरा दिन निकल जाएगा। चेरिम भी उसकी बात सुन पूछने लगी कि क्या तुम मेरे खराब सेंस ऑफ डायरेक्शन का मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे ही शाम हो जाती है और हमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोरिया का सीन दिखाया जाता है। चेरिम ह्यूंग से मिलकर माफी मांगने लगी। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि माफी किस बात की। चेरिम ने बताया कि मैंने उस केस के बारे में सुना। मुझे पता नहीं था कि कांग वैसा बंदा होगा। तुमने उसे उस केस से बाहर रहने को बोला क्योंकि वो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए वो तुम्हारे बारे में भला बुरा बोले जा रहा था। वो बहुत ही सेल्फिश है। उसकी बातें सुन मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं माफी चाहती हूँ ह्यूंग। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम माफी मांगना चाहती हो तो मुझे मील की ट्रीट दो। मैं कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, इसलिए मैंने कभी कैफेटेरिया का खाना नहीं खाया। चेरीम ने भी मुस्कुराते हुए उसे चलने को बोला। फिर वो पूछने लगी कि वैसे कैफेटेरिया किस तरफ था। ये सुन ह्यूंग ने भी मन ही मन कहा कि इसे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। फिर हमें सायरॉन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी सांगजू ने वहां आते हुए कहा कि लगता है तुम काफी बिजी हो। ह्यूंग ने भी उसे देख पूछा कि क्या हुआ। दरअसल लॉयर सांगजू ने ह्यूंग के खिलाफ वो बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स वाला केस हारने के बाद अपनी खुद की लॉ फर्म खोलने की बात पे गिव अप करके सायरॉन में मूव कर लिया था। सांगजू ने ह्यूंग को कुछ कागज देते हुए बताया कि ये एक केस है और क्लाइंट ने तुम्हारी रिक्वेस्ट की है। ये सुन ह्यूंग गहरी सांस छोड़कर बोलने लगा कि मैं ऑलरेडी काफी बिजी हूं। सामने से सांगजू ने बताया कि ये वही केस है जो तुम लाए थे। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि लगता है उन लोगों को पहला ट्रायल हारने के बाद मेरी याद आ रही है। मैं नहीं लेने वाला उनका केस। सामने से सांगजू ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन लगता है कि वो सिचुएशन काफी अर्जेंट है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि बात ये नहीं है कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, मेरे और क्लाइंट के बीच का भरोसा टूट चुका है। उसकी बात सुन सांगजू ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि हमारा काम भरोसे के बिना नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारा जवाब उन लोगों तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही रात हो जाती है और हमें ह्यूंग के घर का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग सोया हुआ था, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। इससे ह्यूंग इरिटेट होकर सोचने लगा कि अब इस वक्त कौन कॉल कर रहा है। इतना सोच उसने फोन उठाते हुए इरिटेट होकर पूछा कि कौन है। सामने से चेरिम ने पूछा कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। ह्यूंग भी चेरिम की आवाज सुन सरप्राइज हो गया। फिर वो बैठते हुए पूछने लगा कि क्या तुम फिर से भटक गई हो। चेरिम ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि क्या तुम्हें वो केस याद है जिसके बारे में मैंने बात की थी। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन वो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना। चेरिम ने बताया कि वो स्टूडेंट उसकी वजह से मुझे कॉल किए जा रहा है। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि लेकिन वो तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है। चेरिम ने बताया कि पहला ट्रायल हारने के बाद वो दूसरा ट्रायल शुरू होने से पहले एक और चांस मांग रहा है। ह्यूंग ने कहा कि ये उसकी प्रॉब्लम है। वो तुम्हें परेशान क्यों कर रहा है। चेरिम ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने ही तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सुन ह्यूंग गहरी सांस छोड़कर सोचने लगा कि चोरी के दौरान लगी चोट के केसेस में सजा काफी कड़ी होती है, इसलिए वो काफी डरा हुआ होगा। खैर, आखिर उसका टीचर अपने स्टूडेंट से कॉल क्यों करवा रहा है। इतना सोच उसने चेरिम से पूछा कि लेकिन वो बिना कुछ सोचे तुम्हें कॉल क्यों किए जा रहा है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है। ये सुन चेरिम ने पूछा कि भला वो क्या होता है। ह्यूंग भी अपनी गलती रियलाइज करते हुए सोचने लगा कि पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट तो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुआ। दरअसल पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एक्ट 2011 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके मुताबिक कोई भी बंदा बिना ओनर की परमिशन के उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। ऐसा करने पर उसे 5 साल तक की जेल या $35,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ये याद कर ह्यूंग हंसते हुए बात टालकर बोलने लगा कि वो तो मैंने गलती से बोल दिया। चेरिम ने आगे बताया कि वो टीचर कांग बोल रहा था कि वो स्टूडेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो एक्सपेल्ड हो चुका है। इसलिए कांग मुझसे उस स्टूडेंट को इग्नोर करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो स्टूडेंट डेस्परेटली मदद मांग रहा है। ये सुन ह्यूंग ने गुस्सा होते हुए सोचा कि मुझे तो लगा था कि वो बंदा कम से कम अपने स्टूडेंट की मदद तो कर रहा है, लेकिन उसने तो उस स्टूडेंट को सिर्फ चेरिम को अप्रोच करने के लिए ही यूज किया। वो बंदा बहुत ही पैथेटिक है। इतना सोच उसने चेरिम से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस केस को फिर से ले लूंगा। चेरिम ने भी ये सुन उसे थैंक यू बोला। इसके बाद हमें डिटेंशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है। दरअसल पहले ट्रायल में चुलजीन को 13 साल की जेल हुई थी। उसे ज्यादा कड़ी सजा इसलिए दी गई थी क्योंकि वो माइनर नहीं था।
उसकी एज 19 साल से ज्यादा थी। उससे रिसेप्शन रूम में मिलने पहुंचे ह्यूंग ने कहा कि अब तुम रोना बंद करो ताकि हम लोग बात कर पाए। चुलजीन भी उसकी बात सुन चुप हो गया। फिर ह्यूंग उस केस के कागज देख मन ही मन बोलने लगा कि ये पूरी तरह से उलझा हुआ है। इसमें दिए गए तर्क बहुत ही बेकार है। उस पहले ट्रायल का रुख बदलना उतना भी आसान नहीं होगा। तभी चुलजीन ने उससे कहा कि मैं पिछली बार के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैंने आप पर भरोसा नहीं किया था। ह्यूंग ने उसे बताया कि जब बात लॉयर और क्लाइंट के बीच की होती है तो भरोसा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। यह हर रिलेशनशिप में अप्लाई होता है। इसे एक सबक की तरह लेना। फिर ह्यूंग किसी अनजान जगह पर जा पहुंचा। वो उस जगह को देखते हुए मन ही मन बोलने लगा कि तो यही वो जगह है जहां पर क्राइम हुआ था। क्या उसके कोई ट्रेसेस बचे होंगे? इतना सोच उसने उस जगह को टच करके अपनी एबिलिटी यूज करना शुरू कर दिया। उसे दिखाई दिया कि कोई बंदा एक बैग लेकर खड़ा था। तभी चुलजीन भागते हुए वहां आ पहुंचा। उसने हांफते हुए अपने दोस्तों से पूछा कि क्या हुआ। सामने से जैकेट वाले बंदे ने बताया कि वो कमीना बूढ़ा अचानक से कहीं से आकर हंगामा करने लगा, इसलिए मैंने उसे हल्का सा धक्का दिया ताकि हम भाग सके। पीछे खड़े बंदों ने भी उसकी बात से अग्री किया। ये सुन चुलजीन कंफ्यूज हो गया। तभी उसकी नजर पास ही पड़े उस बुजुर्ग बंदे पर गई। ये देख ह्यूंग ने सोचा कि हल्के से धक्के से इतनी चोट लगना पॉसिबल नहीं है। ये कोई आम सी गलती नहीं लगती। वहीं वो जैकेट वाला बंदा चुलजीन से बोलने लगा कि तुम कुछ करो। तुम बोल रहे थे कि तुमने कुछ इमरजेंसी के बारे में सीखा हुआ है, राइट? चुलजीन ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। इतना बोल वो उस बंदे के पास जाकर पूछने लगा कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? वहीं पीछे खड़े उस जैकेट वाले बंदे ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो यहां से निकलते हैं। ह्यूंग उसकी बैग देख सोचने लगा कि असॉल्ट के साथ की गई चोरी। उन लोगों ने क्राइम के लिए यूज की हुई ईंट उस बैग के अंदर छिपा रखी है। वहीं चुलजीन उस बंदे को सीपीआर दे रहा था। ये देख ह्यूंग ने सोचा कि इस वजह से साइट पे सिर्फ चुलजीन का ही डीएनए मिला था। उस बीच वो बंदे बाइक लेकर भाग गए और तभी जैसे कि उन लोगों ने प्लान कर रखा हो, वहां पर पुलिस आ गई। पुलिस को उन बंदों ने ही कॉल किया होगा ताकि वो चुलजीन को फंसा सके। तभी चुलजीन पुलिस वाले को आवाज लगाकर मदद मांगने लगा। ह्यूंग ने यह सब देख सोचा कि ये अच्छी बात है कि चुलजीन की कही हुई सारी बात सच निकली। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा? तो इसका मतलब कि वो बंदे ही असली गुनहगार थे। अब मुझे उन्हें सजा दिलवाने के लिए क्या करना चाहिए? तभी कुछ आइडिया सोचकर वो शातिर तरीके से हंसने लगा। फिर हमें अगले दिन किसी गराज का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग वहां जाकर उसके ओनर से उन लड़कों के बारे में पूछने लगा। उसकी बात सुन ओनर ने कहा कि उन लड़कों की तो बात भी मत करो, वो यहां पर काफी बदनाम है। ह्यूंग ने पूछा कि क्या वो लोग जो बाइक चलाते हैं वो ट्यून की हुई है? ये सुन उस ओनर ने सरप्राइज होकर पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता? ये सुन ह्यूंग सोचने लगा कि तो इसका मतलब कि उन लोगों की बाइक से जो आवाज निकल रही थी वो इलीगल ट्यूनिंग की वजह से थी। उसने उस ओनर को बताया कि मैंने ये बस अंदाजे से पता लगा लिया। क्या तुम मुझे इस बात को लेकर एक एफिडेविट लिखकर दे सकते हो? और क्या तुम उस बुजुर्ग बंदे के साथ यहीं पास ही हुए क्राइम के बारे में जानते हो? मुझे लगता है कि वो लड़के ही उसके गुनहगार हैं। सामने से उस ओनर ने ना में जवाब देते हुए कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ओनर ने बताया कि शायद तुम्हें अब तक पता नहीं है, लेकिन वो बुजुर्ग बंदा उनमें से एक लड़के का दादा था। ये सुन ह्यूंग चौंक कर सोचने लगा कि मैंने तो ऐसी कोई बात डॉक्यूमेंट्स में नहीं देखी थी। मुझे इसे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। इसके बाद सीन फिर से डिटेंशन सेंटर पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग ने चुलजीन से मिलकर बताया कि जिस बुजुर्ग बंदे को असॉल्ट किया गया था वो तुम्हारे उन दोस्तों में से एक से रिलेटेड था। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ और पता है? सामने से चुलजीन ने कहा कि मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है कि संगदूक का अपने दादा के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम्हें इसकी वजह पता है? चुलजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि संगदूक के दादा काफी अमीर थे, इसीलिए उन्होंने गुजरने से पहले अपनी विल बनवाई थी। और संगदुक इस बात से काफी गुस्सा था कि उस विल में उसका नाम नहीं था। ये सुन ह्यूंग ने कहा कि अब मैं सब समझ गया। लगता है कि तुम एक जाल में फंस गए हो, और वो भी काफी सोच समझकर बनाए गए जाल में। पुलिस भी उस वक्त परफेक्ट टाइम पे पहुंची थी। उन लोगों ने ये सब तुम्हें फंसाने के लिए ही किया था। जब कोई मर्डर का केस होता है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है विक्टिम के साथ जिनका खराब रिलेशनशिप हो, उन्हें इन्वेस्टिगेट करना। मेरी इकट्ठा की हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो बुजुर्ग बंदा एक काफी बड़ी शॉप चलाता था और घर जाते वक्त वो अपने साथ सारा कैश लेकर जाया करता था। लेकिन मुझे उस दिन मिले हुए कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसका मतलब कि उन लोगों ने उससे पैसे लेने के लिए ही हमला किया होगा और फिर उन्होंने उस सब के लिए तुम्हें फंसा दिया। अब सारी चीजों का सेंस बनने लगा है। ये सुन चुलजीन रोते हुए बोलने लगा कि मैं काफी परेशान था क्योंकि पिछला लॉयर इस केस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। वो मुझे अपनी गलती मान लेने के लिए बोल रहा था। सामने से ह्यूंग ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उससे अलग हूं।
मैं इस केस को तुम्हारे लिए जरूर सॉल्व करूंगा। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग चेरिम की हरकत से फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि उसने फिर से 1 घंटे के रास्ते को कवर करने में 4 घंटे लगा दिए थे। चेरिम हंसते हुए बोलने लगी कि अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहां तुम्हें चीयर करने आई हूं। चलो इसे खत्म करके कुछ खाना खाने चलते हैं। तभी किसी ने चेरिम को आवाज लगाई। सामने से एक बंदा उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। चेरिम ने भी उसे मुंसिक ओप्पा बुलाते हुए पूछा कि क्या तुम यहाँ ट्रायल की वजह से हो। ह्यूंग भी उस बंदे को देख सोचने लगा कि अब ये कौन है। फिर उसने ओप्पा सुन मन ही मन कहा कि जहां तक मुझे याद है चेरिम का तो सिर्फ एक छोटा भाई ही है। सामने से मुंसिक ने चेरिम को हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि भला एक प्रोसिक्यूटर और किस काम से कोर्ट आएगा। फिर चेरिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गई। इतना बोल उसने ह्यूंग और मुंसिक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कर दिया। मुंसिक ह्यूंग से हाथ मिलाकर बोलने लगा कि तो तुम ही वो जीनियस लॉयर हो जिसके बारे में मैंने सुना था। ह्यूंग ने कहा कि मैं तो बस लकी था। ये सुन मुंसिक ने बताया कि लेकिन लगता है कि तुम्हारा वो लक यहीं खत्म होने वाला है। सामने से ह्यूंग ने कहा कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। फिर मुंसिक वहां से निकल गया। पीछे खड़ा ह्यूंग फ्रस्ट्रेट होकर चेरिम से पूछने लगा कि तुम इस कमीने से कैसे मिली। चेरिम ने भी इरिटेट होकर गहरी सांस छोड़ते हुए बताया कि मेरे फादर ने मुझसे उसे कुछ बार मिलने को बोला था, इसलिए मैंने मिल लिया। तभी ह्यूंग मुंसिक का नाम याद कर चौंकते हुए सोचने लगा कि ये नाम तो मैंने कहीं देखा हुआ लगता है। इतना बोल उसने अपने पास का कागज देखा जिसमें प्रोसिक्यूटर इंचार्ज का नाम मुंसिक था। ये देख ह्यूंग इरिटेट होकर बोलने लगा कि शायद मुझे ये केस नहीं लेना चाहिए था। फिर थोड़ी देर बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। मुंसिक ने ह्यूंग से कहा कि तो चलो देखते हैं कि हमारा छोटा जीनियस लॉयर किस चीज से बना हुआ है। ह्यूंग ने भी कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मुंसिक खड़ा होकर जज से बोलने लगा कि जरा मेरे सबमिट किए हुए सबूत पे ध्यान दीजिए। इस तरह के हमले को एलिवे मगिंग कहा जाता है। विक्टिम की बॉडी के एनालिसिस से रिवील हुआ था कि उसे सेरिब्रल एडीमा और कंप्रेशन फ्रैक्चर ऑफ चेस्ट हुआ था। इससे हम कह सकते हैं कि प्रतिवादी ने पहले हमले के बाद और भी कई बार हमला किया था। उसने विक्टिम के खिलाफ काफी क्रूरता की है। इतना बोल वो ह्यूंग की ओर देख स्मर्क करने लगा। ये देख ह्यूंग चिढ़ते हुए सोचने लगा कि क्या ये मुझ पर हंस रहा है। कमीने तू कहां देख रहा है, बोलते वक्त तुझे जज की ओर देखना होता है। तभी जज ने उससे पूछा कि प्रतिवादी पक्ष क्या तुम कुछ ऑब्जेक्शन करना चाहते हो। ह्यूंग ने खड़े होकर बोलना शुरू किया कि एलिवे मगिंग उसे कहा जाता है जब विक्टिम पर छिपकर हमला करके चोरी की जाती है। क्या मैं इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। फिर ह्यूंग ने पास ही खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या तुम जरा इसमें मेरी मदद कर सकते हो। सिक्योरिटी ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग ने उसके पीछे खड़े होकर बताया कि तुम्हें बस मेरे आगे खड़े रहना है। सिक्योरिटी भी उसके कहे मुताबिक करने लगा। तभी ह्यूंग ने उसे धक्का दे दिया। इससे वो सिक्योरिटी वाला चौंक गया। ह्यूंग ने उससे अचानक धक्का मारने के लिए माफी मांगकर बताया कि तुम काफी सरप्राइज्ड हो गए होंगे। सिक्योरिटी वाले ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर ह्यूंग जज से बोलने लगा कि जैसे कि आप देख सकते हैं, जब पीछे से छिपकर हमला किया जाए तो तुम आगे की ओर गिर जाओगे। प्रोसिक्यूटर के सबूत के मुताबिक विक्टिम ने पहले हमले के बाद ही होश खो दिया था, इसलिए विक्टिम आगे की ओर गिरा था और उसके पास पोजीशन बदलने का कोई चांस नहीं था। फिर उसने उस सिक्योरिटी वाले से पूछा कि क्या तुम फिर से मेरी मदद कर सकते हो। यह सुन सिक्योरिटी गार्ड चौंक गया। फिर ह्यूंग ने सिक्योरिटी गार्ड को घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठने को बोला और कोर्ट के कुछ और लोगों को बुला लिया। फिर उसने उनसे गार्ड को घेर कर ऐसा एक्ट करने को बोला जैसे कि वो ग्रुप में मिलकर उस पर हमला कर रहे हों। वो सारे बंदे भी उसके कहे मुताबिक करने लगे। वहीं वो गार्ड कुछ लात लगने पर कराहते हुए बोलने लगा कि ये तो सिर्फ एक्ट होने वाला था ना। अबे ये लात किसने मारी, कोई मुझे सही में लात मार रहा है। फिर ह्यूंग ने जज को बताया कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि जमीन पे गिरे बंदे पे हमला करने की यूनिवर्सल मेथड है उसे लात मारना। लेकिन प्रोसिक्यूटर के सबमिट किए गए सबूत के मुताबिक विक्टिम के कपड़ों पर कोई जूतों के निशान नहीं थे। उल्टा वो तो काफी साफ थे। कॉमन सेंस से देखा जाए तो चोरी विक्टिम के होश खोते ही खत्म हो जाती है। किसी के पास विक्टिम पर इतना हमला करने का कोई कारण नहीं था जिससे उसकी चेस्ट की हड्डी ही फ्रैक्चर हो जाए। जज को भी लगा कि ह्यूंग की बात में पॉइंट तो है। वहीं मुंसिक भी परेशान होकर सोचने लगा कि ये लूप होल्स पॉइंट आउट करने में काफी अच्छा है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही लीड लेने नहीं दे सकता। इतना सोच उसने खड़े होकर जज से कहा कि मुझे ऑब्जेक्शन है। रिकॉर्ड के मुताबिक विक्टिम की चेस्ट पे प्रतिवादी के हमले से काफी सारा डीएनए था, साथ ही प्रतिवादी के पसीने के भी ट्रेसेस मिले हैं। तभी ह्यूंग ने जज को आवाज लगाई। उसने जज को बताया कि मैं हमारे गवाह को बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। इसके बाद वो गवाह आगे आकर बताने लगा कि मेरा नाम गुहान है और मैं एम्बुलेंस पैरामेडिक के तौर पे काम करता हूं। ह्यूंग ने उससे पूछा कि तुम्हें सीपीआर के बारे में काफी अच्छे से पता होगा, राइट। गुहान ने उसे हाँ में जवाब दिया।
ह्यूंग ने आगे पूछा कि तो क्या तुम हमें सीपीआर की प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो? मैंने एक प्रैक्टिस डमी तैयार कर रखा है। गुहान भी उसकी बात मान उस प्रैक्टिस डमी के पास जा बैठा। ह्यूंग ने उसे शुरू करने को कहा। ये सुन गुहान सीपीआर डेमोन्स्ट्रेट करने लगा। ह्यूंग उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए बताने लगा कि नॉर्मली सीपीआर के लिए हमें इस तरह से 1 मिनट में 100 से 120 बार मूव करना पड़ता है। 30 बार प्रेस करने के बाद सीपीआर देने वाले बंदे को पेशेंट का एयरवे सिक्योर करके 2 बार आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और ये तब तक करना होता है जब तक पैरामेडिक्स मदद के लिए ना पहुंचे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे गवाह को सीपीआर देते हुए पूरे 3 मिनट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसे काफी पसीना आ रहा है, इसलिए सीपीआर में काफी मेहनत लगती है। इतना बोल उसने गुहान से रुकने को बोल उसे मदद के लिए थैंक यू कहा। फिर उसने जज से कहा कि प्रतिवादी ने उतना ज्यादा सीपीआर दिया था कि वो पसीने से पूरा भीग चुका था। इतना सारा पसीना कि उस जगह पे उसका काफी सारा डीएनए मिला था। तभी मुंसिक खड़ा होकर जज से बोलने लगा कि अगर उसे उस बंदे को बचाना होता तो वो उसे मारता ही क्यों? प्रतिवादी के लॉयर के क्लेम का कोई सेंस नहीं बनता। ये सुन ह्यूंग ने उस गुहान से पूछा कि सीपीआर की प्रोसेस के दौरान पेशेंट की पसलियां टूटने का कितना चांस होता है। गुहान ने बताया कि ऐसा 80% होता है, स्पेशली जब वो कोई अडल्ट हो तो उसकी सख्त हो चुकी हड्डियों की वजह से ऐसा 100% बार होता है। ये सुन वो लोग सरप्राइज हो गए। ह्यूंग ने आगे पूछा कि तो फिर वो टूटी हुई हड्डियां इस पिक्चर की तरह दिखती होगी, राइट? गुहान ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि अलग अलग केस में वो थोड़ा अलग दिख सकती है। फिर ह्यूंग ने वो पिक्चर प्रोजेक्टर पे चलाते हुए बोलना शुरू किया कि इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यही वो पिक्चर है जो मैंने गवाह को दिखाई है। इसलिए प्रोसिक्यूटर के द्वारा सबमिट किया हुआ हमले का सबूत ही इस बात का सॉलिड सबूत बन जाता है कि प्रतिवादी ने सीपीआर देकर पेशेंट की जान बचाने की कोशिश की थी। तभी मुंसिक फिर से खड़ा होकर बोलने लगा कि भले ही प्रतिवादी को बाद में पछतावा हुआ हो और उसने उसे बचाने की कोशिश की हो, लेकिन इससे प्रतिवादी को उसके गुनाह के लिए माफ नहीं किया जा सकता। सबूत में दी हुई रिपोर्ट के मुताबिक व्हीकल की नंबर प्लेट से पता लगता है कि वो चुराया गया था। इसका मतलब कि प्रतिवादी ने ऑलरेडी गुनाह कर रखा है। ये सुन चुलजीन बोलने लगा कि ये सच नहीं है। उन लोगों ने मुझसे उस व्हीकल को सस्ते में खरीदने के लिए बोला था, इसलिए मुझसे वो जबरदस्ती खरीदवाया गया था। मैंने उसे चोरी नहीं किया था। मुंसिक ने आगे कहा कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इसने पास्ट में ऐसे गुनाह किए हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही। ये सुन ह्यूंग ने मन ही मन सोचा कि इसने चुलजीन को गुनहगार का रूप दे दिया है, इसलिए बहाने बनाने से बात और बिगड़ जाएगी। इतना सोच उसने जज को बताया कि ये केस मगिंग का है। मगिंग के गुनाह का उद्देश्य होता है पैसे पाना। प्रतिवादी को गुनाह की जगह पर ही पकड़ा गया था, तो फिर पैसे कहाँ गए? मुंसिक ने कहा कि यह ऑब्वियस है कि वो पैसे प्रतिवादी के पास ही है। प्रतिवादी के पास उस वक्त $140 थे, जो कि एक स्टूडेंट के पास रखने के लिए काफी ज्यादा पैसे होते हैं। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर बाकी के पैसे कहाँ हैं? उसकी बात सुन मुंसिक चौंक गया। ह्यूंग ने बोलना शुरू किया कि वो विक्टिम एक बिजनेस चलाता था। उसके उस गुनाह की जगह पे होने का कारण ये था कि वो हर दिन सेम टाइम पे बिजनेस की दिन की कमाई लेकर ही निकलता था, इसलिए वो उस गली से हमेशा काफी सारे पैसों के साथ गुजरता था। लेकिन प्रतिवादी को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। वो इंसिडेंट उसके घर और स्कूल से काफी दूर की जगह पे हुआ था, इसीलिए चुलजीन के पास उस जगह पे होने का कोई कारण नहीं था। सामने से मुंसिक बोलने लगा कि लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बस कोइंसिडेंटली वहां से गुजर रहा हो और अचानक से पैसों के लिए गुनाह कर दिया हो। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर बाकी के पैसे कहाँ हैं? मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस दिन की टोटल बिक्री थी $800 और विक्टिम ने उसमें से $630 लिए थे। इतना बोल वो मन ही मन मुंसिक से कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम्हें यह बात पता नहीं होगी, क्योंकि तुम सिर्फ रिपोर्ट्स देखकर ही बिना कोई बेसिक इन्वेस्टिगेशन किए यहां आ गए हो। फिर उसने आगे कहा कि अगर प्रतिवादी को उस जगह पे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया हो तो इसका मतलब है कि उसके पास पैसे छिपाने का इनफ टाइम नहीं था। सामने से मुंसिक ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसका कोई साथी था। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो फिर एसपीओ उस गुनाह में साथी की बात पता होने के बावजूद भी सिर्फ प्रतिवादी को ही सजा दिलवाकर केस खत्म क्यों करना चाहता है? मुंसिक उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि प्रोसिक्यूटर का प्राइड इतना हर्ट करना कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन अब बात यहां तक आ ही चुकी है तो मैं भी और कुछ नहीं कर सकता। इतना सोच उसने मुंसिक से पूछा कि अगर तुम्हें किसी साथी के बारे में पता था तो तुमने इन्वेस्टिगेशन तो की ही होगी, राइट? तो वो साथी अभी कहाँ है? मुंसिक उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। ये देख ह्यूंग ने जज से कहा कि लगता है प्रोसिक्यूटर ने उस साथी के बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की। ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उस क्राइम में 3 साथी शामिल थे, इसलिए मैं ट्रायल को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यह सुन मुंसिक काफी इरिटेट हो गया। जज ने भी ह्यूंग की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद हमें उस विक्टिम की शॉप का सीन दिखाया जाता है। उसके गेट के बाहर एक कागज लगाया गया था
जिसमें लिखा हुआ था कि जिस बंदे ने यहाँ पर चेक यूज किया था उसे $350 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तैसिक उस कागज को देख पूछने लगा कि ये चेक क्या है। ह्यूंग ने बताया कि उस इंसिडेंट के दिन काम करने वाले एम्प्लॉई के मुताबिक यहाँ पर एक चेक यूज किया गया था। विक्टिम वो चेक अपने साथ ले गया था, इसलिए हमें वो चेक नंबर ट्रैक करना होगा। तैसिक भी उसकी बात सुन बोलने लगा कि अगर हम उसे ढूंढ लें तो इसका पूरा रुख हमारे फेवर में बदल जाएगा। लेकिन क्या ऐसे पेपर्स लगाने से ज्यादा अच्छा ये नहीं होगा कि हम सीधा बिल्डिंग के अंदर जाकर जगह को चेक करें? ह्यूंग ने उसे बताया कि विक्टिम की फैमिली इस बात को लेकर श्योर है कि चुलजीन ही गुनहगार है, इसलिए वो हमारी मदद नहीं करेंगे। ये पेपर लगाने के लिए भी उन्होंने मुश्किल से अलाउ किया है। ऐसे ही कुछ दिन बाद दूसरे ट्रायल का दिन भी आ जाता है। मुंसिक जज को बताने लगा कि उस क्राइम की जगह पर किसी भी और साथी का डीएनए नहीं मिला, इसलिए इस चोरी वाले खून में कोई साथी शामिल नहीं था। और ऊपर से प्रतिवादी के बताए हुए 3 साथियों के नाम में से 2 तो ऐसे थे जो असली साथी नहीं हो सकते। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि मैंने जो मेमोरी देखी थी उसमें तो वहां पर क्लियरली 3 लोग मौजूद थे। मुंसिक ने आगे बताया कि उनमें से पहला बंदा है विक्टिम का पोता संगदूक। ये मानना मुश्किल है कि विक्टिम का पोता ऐसे क्रूर गुनाह में शामिल होगा। दूसरा बंदा है जो पालसंग, जो कि उस वक्त किसी क्लब में मौजूद था, और ये बात सीसीटीवी रिकॉर्ड के साथ कंफर्म की गई है। मैं इसका टाइम के साथ का रिकॉर्ड सबूत के तौर पे सबमिट करना चाहता हूं। ये सुन ह्यूंग सोचने लगा कि संगदूक को साइड में रख दिया जाए, तो भी ये जो पालसंग का क्या हुआ? इसके मुताबिक वो जिस क्लब में था वो उस गुनाह की जगह से 1 घंटे की दूरी पर है, लेकिन मैंने जो मेमोरी देखी थी उसके मुताबिक तो वो क्लियरली वहां पर मौजूद था। मुंसिक ने आगे बताया कि आखिरी बंदे ने कहा है कि वो उस वक्त घर पे था, इसलिए इसमें कोई साथी मौजूद नहीं है। चूंकि प्रतिवादी के किए हुए इतने सारे क्लेम्स झूठ निकले हैं, इसलिए उसकी बातों की क्रेडिबिलिटी बहुत ही कम है। उस क्राइम की जगह पे और कोई डीएनए नहीं मिला, जिससे ये बात क्लियर होती है कि वो गुनाह प्रतिवादी ने ही किया था। और ऊपर से प्रतिवादी ने अपना गुनाह छिपाने के लिए 3 बेकसूर लोगों को फंसाने की कोशिश की। प्रतिवादी के ऐसे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि उसमें सुधार के लिए ज्यादा जगह नहीं है। इसीलिए मैं प्रतिवादी को कानून के अंडर जितनी हो सके उतनी ज्यादा सजा देने की मांग करता हूं। ये सुन चुलजीन और ह्यूंग हैरान रह गए। मुंसिक भी ह्यूंग को देख मन ही मन घमंड से बोलने लगा कि सबसे यंग लॉयर, द डिसइंटीग्रेटर, मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम एक रुकी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। तभी जज ने प्रतिवादी पक्ष से पूछा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? ह्यूंग ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल। ये सुन मुंसिक सरप्राइज हो गया। ह्यूंग ने जज को एक कागज देते हुए बताया कि मैं ये नया सबूत सबमिट करना चाहता हूं। ये वही चेक है जो उस वक्त खोया हुआ मान लिया गया था। चेक देने वाले बंदे की इजाजत से मैंने इसे ट्रैक किया था। ये चेक काफी बार घूमने के बाद एक क्रेयॉन पस्टेल नाम के बार में यूज किया गया था। मुंसिक भी उसकी इन्वेस्टिगेशन देख फ्रस्ट्रेट हो गया। वहीं जज ने ह्यूंग से पूछा कि तो क्या तुमने ये पता लगाया कि उस चेक को किसने यूज किया था? ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि बैंक के एम्प्लॉई ने उस चेक यूज करने वाले बंदे की आईडी मांगी थी, क्योंकि वो काफी यंग था। जब मैंने उस एम्प्लॉई को पिक्चर दिखाई तो उसे याद आया कि वो बंदा संगदूक था। मैं संगदूक को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। ये सुन संगदूक काफी परेशान हो गया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि तुम्हें वो चेक कहां से मिला था? संगदूक ने बताया कि वो मुझे मेरे दादा ने दिया था। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें उतने सारे पैसे दिए थे? संगदूक ने बताया कि वो तो बस $70 ही थे। ह्यूंग ने आगे कहा कि यह बात कंफर्म की गई है कि उस बार में कुल $115 पे किए गए थे। तो फिर तुमने बाकी के $45 कैसे पे किए? संगदूक ने बताया कि बाकी के पैसे मेरे दोस्तों ने दिए थे। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि उस वक्त तुम किसके साथ थे? संगदूक ने जवाब दिया कि मेरे साथ वहां झुंगमीन था। तभी कुछ याद कर वो चौंक गया। ह्यूंग ने भी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि तुम फंस गए। फिर उसने आगे कहा कि उस बार के एम्प्लॉई के मुताबिक वहां पर तुम्हें मिलाकर 3 लोग मौजूद थे, तुम्हारे और उस जुंगमीन नाम के बंदे के अलावा वो तीसरा बंदा कौन था? सामने से संगदूक बोलने लगा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पी हुई थी। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा? लेकिन एम्प्लॉई ने यह बात कंफर्म कर दी है कि वो इस पिक्चर में दिखाई देने वाला बंदा था। ये रही वो पिक्चर। क्या ये तुम्हारा दोस्त जो पालसंग है? संगदूक ने झिझकते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि फिर तो ये काफी अजीब बात है। अगर मुझे ठीक से याद है तो क्या जो पालसंग उस इंसिडेंट के दिन क्लब पे नहीं था? ये सुन सारे लोग सरप्राइज्ड हो गए। सामने से संगदूक बहाना बनाते हुए बोलने लगा कि वो तो पालसंग ने हमें बाद में ज्वाइन किया था। ये सुन ह्यूंग ने बताया कि लेकिन वहां का एम्प्लॉई तो कुछ और ही बोल रहा है। उसके मुताबिक तो तुम तीनों जब बार में गए तो काफी नशे में थे। ये सुन संगदूक कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी मुंसिक खड़ा होकर बोलने लगा कि उस बार एम्प्लॉई का दिया हुआ बयान सिर्फ उसकी मेमोरी के आधार पे ही है, और ऊपर से जो पालसंग के क्लब में होने वाली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उस बार एम्प्लॉई के शब्दों से ज्यादा क्लियर सबूत है।
इतना बोल वो मन ही मन ह्यूंग से बोलने लगा कि भले ही तुम कितना भी मुंह चला लो, लेकिन ट्रायल्स में बात सबूत से ही होती है बच्चे। ह्यूंग ने भी परेशान होते हुए सोचा कि वो सीसीटीवी वाला सबूत बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और ऐसे ही आखिर में ह्यूंग उस सबूत की वजह से ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो तीनों उस इंसिडेंट की जगह पे साथ में मौजूद थे, और ऐसे ही दूसरे ट्रायल का दिन खत्म हो गया। फिर हमें उस क्लब का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग पालसंग की पिक्चर दिखाते हुए कुछ बंदों से पूछ रहा था कि क्या तुम श्योर हो कि वो यही बंदा था। उस सूट वाले बंदे ने कहा कि अब मैं और कितनी बार बोलूं, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था। वहां खड़े वेटर ने भी कहा कि मैंने उसे देखा था, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उसका वीडियो भी होगा। ये सुन ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि जो पालसंग पक्का उस गुनाह की जगह पे मौजूद था, लेकिन वो एक साथ वहां और क्लब दोनों जगह पे मौजूद कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है कि वो उस सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विक्टिम मर जाएगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने वो क्राइम पहले से प्लान किया हुआ था। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई दी। दो लड़कियां वहां से गुजरते हुए एक दूसरे से बात कर रही थीं। उन्हें देख ह्यूंग सोचने लगा कि क्या ये बहनें हैं, ये काफी सिमिलर दिख रही है। तभी कुछ सोच वो चौंक गया। वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलने लगा कि इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इसके बाद सीन कोर्ट पे शिफ्ट होता है। मुंसिक के अग्रेसिव टैक्टिक्स की वजह से चुलजिन की सिचुएशन काफी डिसएडवांटेज में थी, और ऐसे ही तीसरा ट्रायल शुरू हो जाता है। चुलजिन ह्यूंग से पूछ रहा था कि मेरा क्या होगा। ह्यूंग ने उसे हौसला देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर वापस जरूर भेजूंगा। फिर उसने खड़े होकर जज से कहा कि मैं जो पालसंग को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। जो पालसंग भी आकर गवाह के स्टैंड में बैठ गया। ह्यूंग ने उससे पूछा कि क्या ये बात सच है कि उस इंसिडेंट के वक्त तुम क्लब में थे? पालसंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मैंने उस लड़की का नंबर भी सबमिट किया है जो मुझे वहां क्लब से मिला था। मुंसिक ने भी कहा कि मैंने उस नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके ये बात कंफर्म की है। ये सुन ह्यूंग ने पालसंग से आगे पूछा कि तुम्हारे जन्मदिन की तारीख कौन सी है? पालसंग ने जवाब दिया कि 14 अप्रैल। ये सुन ह्यूंग मुस्कुराते हुए मन ही मन बोलने लगा कि ये फंस गया। फिर उसने पालसंग से पूछा कि तो फिर तुम्हारे भाई का जन्मदिन कौन सा है? ये सुन पालसंग चौंक गया। ह्यूंग ने फिर से उससे पूछा कि तुम्हारे भाई का जन्मदिन कौन सा है? तभी मुंसिक खड़ा होकर जज से बोलने लगा कि गवाह के फैमिली मेंबर के जन्मदिन का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ह्यूंग ने उसकी बात नकारते हुए जज को बताया कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जज ने भी पालसंग से जवाब देने को कहा। पालसंग ने परेशान होते हुए अपना सिर पकड़ लिया। ये देख ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हें ये याद ना हो। उसका जन्मदिन आता है 14 अप्रैल को। तुम दोनों भाई आइडेंटिकल ट्विन हो। इसका मतलब कि एक जैसे दिखने वाले दो बंदे हैं। क्या उस इंसिडेंट की जगह पे तुम थे या तुम्हारा भाई जो पालमान? पालसंग ने झिझकते हुए जवाब दिया कि वो मेरा भाई था। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि यह दुख की बात है कि तुम जेल ना जाने के लिए अपने छोटे भाई तक को भी बेच दोगे। पालसंग, तुम एक बुरे इंसान हो। इतना बोल उसने जज को एक कागज दिखाते हुए बताया कि मैं छोटे भाई जो पालमान का क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड सबमिट करना चाहता हूं। उस इंसिडेंट के दिन जो पालमान ने क्लब पे अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था। प्रोसिक्यूटर ने यह डॉक्यूमेंट उसके पास होने के बावजूद भी उसे सबमिट नहीं किया। यह सुन जज ने मुंसिक से पूछा कि क्या यह बात सच है? मुंसिक भी परेशान होकर मन ही मन बोलने लगा कि मेरा करियर ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वहीं ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि प्रोसिक्यूटर के पास सस्पेक्ट को एडवांटेज मिले ऐसा सबूत छिपाने का कोई हक नहीं होता। यही एक प्रोसिक्यूटर और लॉयर के बीच का फर्क होता है। अब तुम खत्म हो मुंसिक। फिर उसने जज से कहा कि मैं फिर से संगदूक को गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूं। जज ने भी उसे परमिशन दे दी। ह्यूंग ने संगदूक से पूछा कि तुम्हारे दादा इस इंसिडेंट में गुजर गए, राइट? संगदूक हाँ में जवाब देकर झिझकते हुए बोलने लगा कि गुनहगार को कानून के अंडर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ह्यूंग ने कहा कि मेरा भी यही मानना है, लेकिन ऐसा होने के लिए मुझे एक और चीज कंफर्म करनी होगी। ये सुन संगदूक कंफ्यूज हो गया। ह्यूंग ने उसे एक डिवाइस दिखाते हुए बताया कि यह काफी आसान है। मुझे बस इतना कंफर्म करना है कि इसके अंदर की वॉइस रिकॉर्डिंग किसकी है। तो क्या हम असली गुनहगार की आवाज सुनना शुरू करें? इतना बोल उसने वो वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी। उसमें संगदूक पुलिस वाले को कॉल कर बता रहा था कि मैं इस नाम की बिल्डिंग के पीछे की गली से बात कर रहा हूं। यहां एक बंदा किसी बूढ़े बंदे को पिट रहा है। ये सुन पुलिस वाले ने सरप्राइज्ड होकर पूछा कि क्या तुम हमले की बात कर रहे हो? संगदूक ने उसे बताया कि एक इंडिगो कलर की शर्ट पहना हुआ बंदा किसी बूढ़े बंदे को पिट रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसे मार डालेगा। ये सुन पुलिस वाला उससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछने लगा, लेकिन उतने में संगदूक ने कॉल काट दिया। ह्यूंग ने संगदूक से पूछा कि क्या ये तुम्हारी खुद की आवाज नहीं है? संगदूक उसे कोई जवाब नहीं दे पाया। ह्यूंग ने आगे कहा कि इस कॉल में एक काफी अजीब चीज है। पुलिस को रिपोर्ट करने वाले ने कहा था कि एक इंडिगो कलर की शर्ट पहना हुआ बंदा किसी बूढ़े बंदे पे हमला कर रहा था। अब जरा मेरी तैयार की हुई स्क्रीन को देखिए।
ये हमारी लॉ फर्म के एक लॉयर का उसी वक्त और उसी जगह पे रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। उस इंसिडेंट की जगह पे हेलोजन लाइट लगी हुई थी, इसलिए जो शर्ट दूर से पर्पल कलर की दिख रही थी वो उसके 5 मीटर जितना पास जाने पर इंडिगो कलर की निकली। इससे स्पेक्युलेट किया जा सकता है कि गवाह ने उस बूढ़े बंदे पे हमला होते हुए बिल्कुल अपने सामने देखा था, तो फिर उसने उस हमले को रोकने की जगह पब्लिक फोन बूथ पे जाकर कॉल करना क्यों चूज किया। इतना बोल उसने संगदूक से कहा कि मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस इंसिडेंट के वक्त तुम कहाँ थे। ये सुन संगदूक कोई जवाब नहीं दे पाया, फिर वो रोने लगा। ये देख ह्यूंग ने जज से कहा कि मेरी तरफ से इतना ही। जज भी उसे देख सोचने लगी कि ये बंदा एक यंग लॉयर के लिए काफी अच्छा है, और ऐसे ही ये केस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें किसी बार का सीन दिखाया जाता है। काउंसलर ह्यूंग से बोल रहा था कि ये काफी अमेजिंग था। सच कहूं तो मुझे लगा था कि ये केस तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल होगा। आखिर तुमने ये किया कैसे। ह्यूंग ने कहा कि इसमें उतनी भी मेहनत नहीं लगी, बस ऐसा मान लो कि ये फील्ड इन्वेस्टिगेशन का कमाल है। काउंसलर को उसकी बात समझ नहीं आई। ह्यूंग ने बताया कि वो वॉइस रिकॉर्डिंग और लाइट से होने वाला कलर चेंज ऐसे सबूत है जिसे कोई भी थोड़ा दिमाग लगाकर ढूंढ सकता है। मैंने तो सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया है जिसे बाकी लोग आमतौर पे इग्नोर कर देते हैं। ये सुन काउंसलर ने कहा कि तुम हमेशा की ही तरह अमेजिंग हो। खैर, उस बंदे ने अपने खुद के ही दादा को क्यों मारा। ह्यूंग ने बताया कि संगदूक को वारिस की लिस्ट में नहीं रखा गया था क्योंकि वो एक बिगड़ा हुआ लड़का था। आखिर में ये सब पैसों की लालच की वजह से ही हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर में ये केस बिना किसी दिक्कत के निपट गया। फिर सीन सायरॉन लॉ फर्म पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग किसी मूवी का पोस्टर देख रहा था। वो उसे देख सोचने लगा कि मैंने इस मूवी में जो इन्वेस्टमेंट की थी उससे मुझे काफी फायदा हुआ है, लेकिन मेरे पास दूसरी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। वो एक ऐसी मूवी है जो फ्यूचर में 1 करोड़ टिकट्स बेचेगी। तभी किसी ने उसके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। ह्यूंग ने उसे अंदर आने को बोला। काउंसलर दरवाजे से झांक कर हंसते हुए बोलने लगा कि मुझे तुम्हारी बताई हुई वो कॉल रिकॉर्डिंग की मेथड काफी पसंद आ रही है। तुम वाकई में एक जीनियस हो। उसकी वजह से हम हाई रैंकिंग ऑफिसर के हमले का केस सॉल्व कर पाए। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि अगर तुम इतना ही थैंकफुल हो तो क्या मुझे $1.5 लाख उधार दे सकते हो। काउंसलर अचानक से पैसों की बात सुन कंफ्यूज हो गया। सामने से ह्यूंग रिक्वेस्ट करते हुए पूछने लगा कि या क्या मुझे एडवांस पेमेंट मिल सकती है। प्लीज, मैं वादा करता हूं कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। काउंसलर ने उसे मना करते हुए बताया कि इसका तो सवाल ही नहीं बनता। हमारी लॉ फर्म तेजी से ग्रो कर रही है, इसलिए हमारा खर्चा काफी ज्यादा है। हमें और ज्यादा लॉयर्स हायर करने हैं, और साथ ही हम इस ऑफिस से मूव करने का भी सोच रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। तुम बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते। तुम्हारी लॉयर के तौर पे जॉब की वजह से तुम्हारे पास उतने पैसे लेने का क्रेडिट आराम से होगा। ह्यूंग भी उसकी बात सुन मन ही मन सोचने लगा कि अब इस पे अपना सब कुछ लगाने का वक्त आ चुका है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को खो नहीं सकता। इसके बाद हमें जीबी बैंक का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग ने वहां पहुंचकर बताया कि मुझे लोन चाहिए। सामने से पार्क यंग चूल नाम के चीफ ने उससे पूछा कि तुम्हें लोन के लिए कितने पैसे चाहिए। ह्यूंग ने बताया कि मुझे मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए तकरीबन $1.5 लाख चाहिए। उसकी बात सुन पार्क चूल सोचने लगा कि ये $1.5 लाख के लिए काफी यंग है। फिर उसने ह्यूंग को बताया कि अगर तुम्हें $1.5 लाख की लोन चाहिए तो तुम्हारे पास काफी अच्छी जॉब और क्रेडिट होना चाहिए। तुम क्या काम करते हो। ह्यूंग ने बताया कि मैं एक लॉयर हूं। ये सुन पार्क चूल सोचने लगा कि मैं ये कह सकता हूं कि ये तो बस अभी हाई स्कूल से ग्रेजुएट ही हुआ है। ये कमीना झूठ बोल रहा है। इतना सोच उसने ह्यूंग से कहा कि अब तुम्हारा झूठ बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। ये सुन ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि मेरे यंग दिखने की बात छोड़ दी जाए तो भी इस बंदे का कस्टमर सर्विस एटीट्यूड काफी खराब है। इतना सोच उसने अपनी आईडी दिखाते हुए कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं वाकई में एक लॉयर हूं। सामने से पार्क चूल स्मर्क करते हुए बोलने लगा कि अब तुम फेक आईडी दिखा रहे हो, तुम्हारा खेल खत्म है। इतना बोल उसने वहां खड़े पुलिस वाले को आवाज लगाई। वो पुलिस वाले भी उसके पास आने लगे। ये देख ह्यूंग ने मन ही मन पूछा कि तो क्या तुम इसे ऐसे खेलना चाहते हो। चलो ठीक है। तभी पीछे से एक पुलिस वाले ने ह्यूंग को खड़े होने को बोल बताया कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या ये एक अरेस्ट है या वॉलंटरी अकम्पनीमेंट। अगर ये एक अरेस्ट है तो तुम्हारा वारंट कहाँ है। वैसे तुमने तो अभी अपनी मिरांडा वार्निंग भी नहीं बोली। दरअसल मिरांडा वार्निंग पुलिस के द्वारा गुनाह के सस्पेक्ट्स को दिया जाने वाला नोटिफिकेशन होता है, जिसमें वो सामने वाले बंदे को उसका चुप रहने का और लॉयर हायर करने का हक और अरेस्ट करने का कारण बताते हैं। तभी वो पुलिस वाला ऊंची आवाज में बोलने लगा कि ये एक पुलिस वाले के सामने किए गए गुनाह के लिए इमरजेंसी अरेस्ट है। अभी के अभी खड़े हो जाओ। ह्यूंग ने पूछा कि तुम्हारा सबूत कहाँ है। तभी पार्क चूल उसे वो आईडी दिखाते हुए बोलने लगा कि ये रहा सबूत, तुम्हारी मुझे दिखाई गई फेक आईडी। ह्यूंग गुस्सा होकर पूछने लगा कि फेक आईडी, इमरजेंसी अरेस्ट, वो भी बिना आइडेंटिटी चेक किए।
इस तरह की कस्टमर सर्विस अनएक्सेप्टेबल है। मैं बैंक और पुलिस को फॉर्मल कंप्लेंट करूंगा। तुम्हें अभी जो हुआ उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर हमें थोड़ी देर बाद उस बैंक के ब्रांच मैनेजर की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वो पुलिस वाला ह्यूंग से माफी मांग रहा था। ह्यूंग ने भी उसे माफ करते हुए वहां से जाने को बोला। फिर उसने पार्क चूल की ओर देख पूछा कि क्या इतनी कॉन्फर्मेशन तुम्हारे लिए काफी है? पार्क चूल ने भी परेशान होते हुए उससे माफी मांगी। तभी वहां खड़ा मैनेजर उसे डांटते हुए बोलने लगा कि मैंने तुमसे कहा था कि अपना एटीट्यूड ठीक करो। तुम्हारी वजह से मुझे एग्जीक्यूटिव्स का कॉल आया था। क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? ये वही है जिस पर दायरियोंग कंपनी का फोकस है। ये सुन पार्क चूल हैरान रह गया। वहीं ह्यूंग सोचने लगा कि आखिर उन्हें इतने छोटे इशू के बारे में पता कैसे चल गया। आखिर ये दायरियोंग कंपनी की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है। वहीं वो मैनेजर पार्क चूल पे गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम्हारे जैसे लोग ही इस बैंक की इमेज खराब करते हैं। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि कस्टमर ही किंग होते हैं। अब निकलो यहां से। अगले दिन से यहां आना मत। फिर वो मुस्कुराते हुए ह्यूंग से बोलने लगा कि आपको कितने पैसे चाहिए, आप बस अमाउंट बताइए। और ऐसे ही उस मैनेजर ने ह्यूंग को माफी के तौर पे $3.5 लाख बहुत ही कम ब्याज पे दे दिए। इस इंसिडेंट की वजह से ह्यूंग को दायरियोंग कंपनी का पुलिस और बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी पता चल गया। इसके बाद सीन रोक मीडिया नाम की मूवी प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस पे शिफ्ट होता है। एक बंदा ह्यूंग से हाथ मिलाते हुए बता रहा था कि मैं द पाथ ऑफ कॉमरेड्स मूवी का प्रोडक्शन डायरेक्टर कांग जेसोंग हूं। ह्यूंग ने भी उसे अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसने जेसोंग को बताया कि मैं द पाथ ऑफ कॉमरेड्स में थोड़ा इन्वेस्ट करने का सोच रहा था। ये सुन जेसोंग बोलने लगा कि ये काफी अच्छी चॉइस है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि ये मूवी वाकई में अमेजिंग होने वाली है। ह्यूंग ने बताया कि मैं ये जानता हूं, इस वजह से ही मैंने इसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है। सामने से जेसोंग ने पूछा कि तुम कितना इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो? ह्यूंग ने बताया कि मैं तकरीबन $6.5 लाख के बारे में सोच रहा हूं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि लोन से मिले $3.5 लाख और मेरे स्टॉक की सिक्योरिटी से लोन पे मिले $1.5 लाख और साथ ही हाउस डिपॉजिट। मैंने जितने हो सके वो सारे पैसे इकट्ठा किए हैं। मैं इस पे अपना सब कुछ लगा रहा हूं। सामने से जेसोंग ने हंसते हुए ह्यूंग को थैंक यू बोल बताया कि हमें पीआर के खर्चों को लेकर थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ये टाइमिंग परफेक्ट है। तभी ह्यूंग ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, प्लीज पीआर के खर्चों से पहले स्टाफ की सैलरी को निपटा देना। ये सुन जेसोंग सोचने लगा कि इसे इस बारे में कैसे पता। ह्यूंग ने मन ही मन कहा कि मूवी की सक्सेस के बाद पैशन पे नाम की चीज की वजह से सैलरी में डिले को लेकर काफी दिक्कत खड़ी होती है। इसलिए मूवी के सक्सेसफुल होने के बाद भी मैंने सुना था कि इन्वेस्टर्स ज्यादा कमाई नहीं कर पाए। जेसोंग ने उसे बताया कि लेकिन पीआर का खर्चा हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है। ह्यूंग ने उससे कहा कि अगर तुम उन पैसों से सैलरी दे दो तो मैं तुम्हें मूवी के विदेश में एक्सपोर्ट को लेकर निगोशिएशंस में मदद करूंगा। उसकी बात सुन जेसोंग सोचने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन। उसने ह्यूंग से पूछा कि तुम्हें एक्सपोर्ट के बारे में कैसे पता? हम अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोज रहे हैं। ह्यूंग ने उसे बताया कि एक लोकल कंसल्टेंट के तौर पे मैं नेगोशिएशंस में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पेरिस माउंटेन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सुन जेसोंग चौंक कर बोलने लगा कि वो तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर वो पॉसिबल हो सके तो वही बेस्ट होता। ह्यूंग मन ही मन सोचने लगा कि द पाथ ऑफ कॉमरेड्स को विदेश के फैंस से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन उस मूवी का एक छोटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उनका प्रॉफिट उम्मीद से कम था। लेकिन अगर ये मूवी पेरिस माउंटेन के साथ प्रॉफिट बनाए, जो कि एक हॉलीवुड की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उससे वो लोग काफी सारे पैसे बनाएंगे। फिर वो जेसोंग को कुछ कागज दिखाते हुए पूछने लगा कि क्या तुम अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे? जेसोंग ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए ह्यूंग से कहा कि अगर हम पेरिस माउंटेन के साथ सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाए तो मैं तुम्हें और $1.5 लाख दूंगा। ह्यूंग ने भी हंसते हुए उसे थैंक यू बोला। उसने मन ही मन जेसोंग से कहा कि वो सिग्नेचर तुम्हारी और मेरी किस्मत बदल देगा। तभी वहां पर कोई आ गया। एक लड़की ने वहां आते हुए जेसोंग को ग्रीट किया। जेसोंग ने भी उसे वेलकम करते हुए ह्यूंग को बताया कि ये हमारी मूवी की लीड हीरोइन राइजिंग स्टार पार्क हाना है। ह्यूंग हाना को देख सरप्राइज हो गया। वो सोचने लगा कि ये तो वही एक्ट्रेस है जिसने एक न्यूज़पेपर के सीईओ के उसे लगातार हरास करने की वजह से खुदकुशी कर ली थी। उस इंसिडेंट की वजह से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मच गई थी। अब चूंकि हम मिल चुके हैं तो मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। इतना सोच उसने हाना को अपना कार्ड देते हुए बताया कि मेरा नाम ह्यूंग है और मैं एक लॉयर और तुम्हारा काफी बड़ा फैन हूं। हाना ने भी उससे कार्ड लेते हुए थैंक यू बोला। जेसोंग ने उसे बताया कि ये हमारी मूवी में इन्वेस्ट करने वाला है। वैसे तुम यहां बिना बुलाए क्यों आई हो? जेसोंग ने कुछ सोच जवाब दिया कि वो तो सिर्फ ऐसे ही। ये देख ह्यूंग सोचने लगा कि क्या इसकी हरासमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है? क्या मैं किसी तरह से इसकी मदद कर सकता हूं? फिर उसने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा कि मैं इसे इतना सक्सेसफुल बना दूंगा कि वो कमीना इसे टच भी नहीं कर पाएगा। इतना सोच उसने हाना से पूछा कि
क्या तुम मेरे लिए थोड़ा वक्त निकाल सकती हो? हाँ ना? उसकी बात सुन पूछने लगी कि तुम कहना क्या चाहते हो? ह्यूंग ने बताया कि मैं तुम्हारे एक और बड़े फैन को जानता हूँ, उसे तुमसे मिलकर खुशी होगी। हाना ने पूछा कि भला वो कौन है? ह्यूंग ने बताया कि शायद तुमने उसके बारे में सुन रखा होगा। वो है दायरयोंग कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कांग सोयांग। ये सुन हाना और जयसोंग चौंकते हुए पूछने लगे कि क्या तुम दायरयोंग कंपनी की सक्सेसर की बात कर रहे हो? ह्यूंग ने हाना से पूछा कि क्या उससे मिलना तुम्हारे वक्त के लिए वर्थ इट होगा? हाना भी मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि मैं उससे कभी भी मिलने के लिए वक्त निकाल लूंगी। ह्यूंग ने भी उसकी बात सुन स्वयं को कॉल लगा दिया। उसने स्वयं को हाना की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। स्वयं जो कि खुद वैसी सिचुएशन से गुजर चुकी थी, वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उसने ह्यूंग से कहा कि वैसे भी मुझे काफी लोनली फील हो रहा था। फिर हमें दायरयोंग कंपनी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग ने स्वयं को सारी बात एक्सप्लेन कर दी। उसकी बात सुन स्वयं ने पूछा कि क्या वो बस इतना करने से रुक जाएगा? ह्यूंग ने कहा कि एक आम सी न्यूज़पेपर कंपनी का दायरयोंग कंपनी के खिलाफ जाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि उसके जैसे कमीने सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को ही परेशान करते हैं। ये सुन स्वयं ने मन ही मन ह्यूंग से कहा कि तुमने भी ऐसे ही मेरी मदद की थी। इतना सोच उसने ह्यूंग से कहा कि ठीक है, मैं हाना का ख्याल रखूंगी। ये सुन ह्यूंग मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू बोलने लगा। फिर उसने कहा कि तो अब मैं निकलता हूं, मुझे हांगकांग में कुछ काम है। ये सुन सोयंग ने पूछा कि अचानक से हांगकांग क्यों? ह्यूंग ने बताया कि ऐसा इसीलिए क्योंकि हांगकांग में एक बिना स्क्रैच की हुई लॉटरी टिकट है। तो अब मैं चलता हूं। इसके बाद सीन हांगकांग पे शिफ्ट होता है। हमें किसी बार का सीन दिखाया जाता है। ह्यूंग उस बार में एंटर हो गया। वो वहां बैठे किसी बंदे को देख मन ही मन बोलने लगा कि एज एक्सपेक्टेड ये यही है। हमें मिले काफी वक्त हो चुका है बॉब जॉनसन। दरअसल ये बंदा पेरिस माउंटेन कंपनी की हांगकांग ब्रांच का मैनेजर बॉब जॉनसन था। ह्यूंग ने उसके पास बैठते हुए पूछा कि बॉब, तुम कैसे हो? हमें मिले काफी वक्त हो चुका है। मैं ह्यूंग। बॉब उसे देख सोचने लगा कि इसने मुझे बॉब कहकर बुलाया है। आखिर यह है कौन? ह्यूंग ने आगे पूछा कि एलिजाबेथ कैसी है? बॉब ने उसे बताया कि वो ठीक है। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्या तुम्हें अपनी भांजी जैसा बच्चा नहीं चाहिए? बॉब भी उसकी बात सुन सोचने लगा कि इसे मेरी भांजी एलिजाबेथ के बारे में कैसे पता। तभी ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें सूजन को नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुन बॉब चौंक कर सोचने लगा कि क्या इसे सूजन के बारे में भी पता है, लेकिन कैसे? क्या इसने मेरा बैकग्राउंड चेक किया है? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा जब कोई एशियन जिसे अमेरिका जाना हो वो मुझसे फ्रेंडली होकर बात करे और मुझे जानने का नाटक करे। इसे जरूर कुछ काम होगा। दरअसल ह्यूंग इस बॉब को एक कारण की वजह से ढूंढने आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि बॉब ने किसी एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो दी है। फिर बॉब कंफ्यूज होकर सूजन के बारे में पूछने लगा। ह्यूंग ने कहा कि मैं उसी लाल बालों वाली लेडी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में तुमने मुझे पिछली बार बताया था। तुम बोल रहे थे कि तुम उसे काफी पसंद करते हो, लेकिन क्या तुमने अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं की? बॉब ने झिझकते हुए बताया कि सच कहूं तो मुझे याद नहीं। ये सुन ह्यूंग बोलने लगा कि तो इसका मतलब कि तुम्हारी किसी एक्सीडेंट में याददाश्त खोने वाली बात सच है। ये अफसोस की बात है कि तुम्हें वो याद नहीं। ये सुन बॉब ने चौंक कर सोचा कि वो एक्सीडेंट वाली बात तो सिर्फ मेरे काफी करीबी दोस्तों को ही पता है। फिर उसने ह्यूंग से पूछा कि क्या हम करीबी दोस्त हुआ करते थे? ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि हाँ, हम बिल्कुल दोस्त हुआ करते थे। हालांकि वो फ्यूचर की बात है। दरअसल ह्यूंग और बॉब दोस्त तब बने थे जब अपनी पिछली जिंदगी में ह्यूंग ने अमेरिका में पेरिस माउंटेन का केस लिया था। वहीं ह्यूंग बॉब के ग्लास को छूकर मन ही मन बोल रहा था कि मुझे अब अपनी एबिलिटी की भी आदत लग चुकी है। फिर उसने बॉब से कहा कि ये ड्रिंक मेरी तरफ से, क्या तुम वही ड्रिंक लोगे जो तुम यूजुअली लेते हो? इतना बोल वो बारटेंडर को ऑर्डर देने लगा। ये देख बॉब ने सोचा कि इसे एग्जैक्टली पता है कि मुझे क्या पसंद है। हम जरूर करीबी दोस्त रहे होंगे। तभी ह्यूंग शातिर मुस्कान के साथ उससे पूछने लगा कि क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम उससे छुटकारा पाना चाहते हो या नहीं? ये सुन बॉब ने कंफ्यूज होकर पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ह्यूंग ने उसके पास जाकर बताया कि मैं उस तिल की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी उस जगह पर है। ये सुन बॉब ने ह्यूंग का हाथ पकड़ लिया। वो हंसते हुए उसे गले लगाकर बोलने लगा कि हम जरूर काफी करीबी दोस्त रहे होंगे। ह्यूंग ने भी हंसते हुए बताया कि हम ना सिर्फ करीबी दोस्त बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर बॉब ने पूछा कि वैसे तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? ह्यूंग ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कोई अच्छी कोरियन मूवी ढूंढने को बोला था? मैं उसी वजह से तुमसे मिलने आया हूं। उसका नाम है द पाथ ऑफ कॉमरेड्स। बॉब भी उसकी बात सुन उस मूवी को अपने लैपटॉप पे चेक करने लगा। वो उसे काफी ध्यान से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो हैरान होकर ह्यूंग से पूछने लगा कि क्या ये मूवी वाकई में कोरिया में फिल्म की गई है? ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब देते हुए पूछा कि तो ये मूवी कैसी है? बॉब ने उसे थम्स अप दिखाकर बताया कि ये ग्रेट से भी ज्यादा अच्छी है। आखिर ऐसी मूवी कब रिलीज हुई थी? ह्यूंग ने उसे बताया कि एक्चुअली ये अभी रिलीज नहीं हुई।
मैं ये सैंपल इसलिए ले पाया हूँ क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टर हूँ। ये सुन बॉब ने कहा कि ये मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या मैं इसके क्रिएटर से मिल सकता हूँ? ह्यूंग ने उससे चीयर्स करते हुए बताया कि हाँ ज़रूर। चलो तो फिर पोजांग माचा पे ड्रिंक करने चलते हैं जो तुम्हें काफ़ी पसंद है। बॉब ने भी हंसते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि कनेक्शंस और फंड्स, अगर मैं इन दो कंडीशंस को पूरा करूं तो मैं बाहर के प्रेशर से फ्री होकर काम कर पाऊंगा। असली खेल अब शुरू होगा। फिर हमें सायरॉन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। तैसिक ऑकवर्ड होकर हंस रहा था। वो अपने सामने पड़े कागजों के बंडल्स को देख चिल्लाते हुए पूछने लगा कि पूरे 60 केस? क्या तुम सीरियस हो? काउंसलर ने उससे पूछा कि तुम ह्यूंग के बेस्ट स्टूडेंट हो, राइट? तुम्हारा टीचर अभी 80 केस संभाल रहा है। सामने से तैसिक परेशान होकर बोलने लगा कि प्लीज, मेरे जैसे कमजोर बंदे को उस मॉन्स्टरस लॉयर ह्यूंग से कंपेयर मत करो। काउंसलर ने भी उसकी बात सुन सोचा कि ह्यूंग वाकई में मॉन्स्टरस है। उसके साथ काम करने वाला हर लॉयर जल्दी से सायरॉन का कोर मेंबर बन जाता है। वहीं हमें ह्यूंग की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। काउंसलर वहां का नजारा देख पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो? ह्यूंग पागलों की तरह हंसते हुए 80 केस बोलकर उनके कागज उछाल रहा था। ये देख काउंसलर ने कहा कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव लॉयर पागल हो चुका है। फिर उसने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि यह काम कुछ ज्यादा ही है। तो फिर क्या संगबू और जेटीस का भी यही हाल होगा? दरअसल संगबू और जेटीस वो लॉ फर्म्स है जिन्हें सॉर्ट फार्म स्लेव के केसेस का कुछ हिस्सा काम करने के लिए मिला था। ह्यूंग से अलग उन लोगों ने ट्रायल में ट्रेडिशनल अप्रोच लिया था, जिसके परिणाम के तौर पे उन लोगों को मिला हुआ कॉम्पेंसेशन सायरॉन को मिले हुए से आधा भी नहीं था। इसलिए हर कोई सायरॉन के पास आ रहा था। ह्यूंग काउंसलर से बोलने लगा कि प्लीज कुछ और लोग हायर करो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। काउंसलर ने भी उसे ठीक है कहा। फिर सीन कॉन्फ्रेंस रूम पे शिफ्ट होता है। ह्यूंग वहां बैठे लोगों को बताने लगा कि मैं हमारी लॉ फर्म की सिस्टम में हुए नए चेंजेस एक्सप्लेन करूंगा। तुम लोगों को 1 हफ्ते की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद तुरंत ही सर्विस में डाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम लोग 1 महीने तक अपने सीनियर लॉयर के साथ रहोगे और फिर अपने खुद के दम पे काम करोगे। तभी किसी को देख वो सरप्राइज्ड हो गया। वो यूनियन को देख सोचने लगा कि ये तो वही मेरी ओपोनेंट की लॉयर है जिसने उस डॉग वाले केस में काम किया था। क्या अब ये हमारी लॉ फर्म में है? इतना सोच उसने यूनिंग से कहा कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके खुशी होगी। यूनिंग ने भी उससे कहा कि मैं जितना हो सके उतना ज्यादा सीखने की पूरी कोशिश करूंगी। ये सुन ह्यूंग ने सोचा कि तो लगता है ऐसे ही फ्यूचर चेंज होगा। फिर कुछ देर बाद ह्यूंग ने सोयांग को कॉल कर माफी मांगते हुए बताया कि मैं कॉन्फ्रेंस में था, इसलिए तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाया। तुम कैसी हो? सोयांग ने बताया कि मैं ठीक हूं। तुम कैसे हो? ह्यूंग ने बताया कि मैं भी ठीक हूं। खैर, तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? तुम भी काफी बिजी होगी, राइट? सोयांग ने बताया कि मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। ये सुन ह्यूंग ने पूछा कि क्या ये सुंघवा कंपनी के साथ का लॉसूट है? सोयांग ने उसे ना में जवाब देते हुए बताया कि ये कुछ पर्सनल है, इसीलिए मुझे वाकई में तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुन ह्यूंग ने उससे कहा कि मैं अभी वहां आता हूं। इसके बाद सीन दायरियोंग कंपनी पे शिफ्ट होता है। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दायरियोंग कंपनी का छोटा सा रिकैप दे देता हूं, ताकि जिन्हें उस केस के बारे में याद ना हो वो यहां से आगे की स्टोरी समझ पाए। दायरियोंग कंपनी के मालिक यानी कि चेयरमैन का नाम है मीन तायक और उनके अपनी पहली बीवी के साथ 2 बेटे हुए थे। फिर उन्होंने अपनी पहली बीवी के गुजरने के बाद दायरियोंग कंपनी की कंपेटिटर सुंघवा कंपनी की बेटी, जिसका की नाम हवाजा था, उससे शादी कर ली, जिससे उन्हें एक और सांघो नाम का बेटा हुआ। लेकिन उनके पहली बीवी से हुए दोनों बेटे एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। पर मरने से पहले उनमें से एक बेटे का सोयंग नाम की लड़की के साथ एक युंग मीन नाम का बेटा हुआ था। ह्यूंग ने सोयंग के बेटे को उसका हक दिलवाने के लिए जब कोर्ट में केस किया, तब डीएनए टेस्ट से सामने आया कि सांघो तो मीन तायक का बेटा था ही नहीं, वो हवाजा का किसी के साथ अफेयर से हुआ बेटा था। और ऐसे ही मीन तायक सोयंग और युंग मीन को अपने साथ रख लेता है और सांघो को जेल हो जाती है। तो अगर आपको इतना याद आ गया हो तो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मीन तायक ह्यूंग को देख बोलने लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऑलरेडी अडल्ट बन चुके हो। ह्यूंग ने उसे सांघो के साथ जो हुआ उसके लिए कंडोलेंसेस दिया। मीन तायक ने भी कहा कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सांघो जेल में ऐसा कदम उठा लेगा। ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। वैसे मैंने सुना है कि तुम एक लॉयर बन गए हो। ह्यूंग ने उसे हाँ में जवाब दिया। फिर उसने भी मीन तायक से कहा कि मैंने सुना है कि आप अपने पोते से काफ़ी प्यार करते हैं। मीन तायक ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। तुमने मेरे पोते के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। फिर ह्यूंग झिझकते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगा। ये देख मीन तायक ने कहा कि मैंने अपनी बहू से सब कुछ सुन लिया है, लेकिन मैं उस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। बहू वाली बात सुन ह्यूंग ने सोचा कि लगता है इसने स्वयं को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर वो मीन तायक से बोलने लगा कि लेकिन उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता था। सामने से मीन तायक ने कहा कि अगर वो बच्चे सुंघावा कंपनी की ब्लड लाइन से ना होते तो मैं इस बारे में सोचता भी नहीं। ये सच है कि मैं अपने पोते को ढूंढने के लिए तुम्हारे कर्ज में हूं।
लेकिन वो इस मामले से अलग है। ये पूरी तरह से अलग मामला है। ये सुन ह्यूंग मन ही मन बोलने लगा कि सांगो के जियोन और म्योन नाम के दो बच्चे थे। उसकी बीवी अपने हस्बैंड से रिलेटेड इंसिडेंट से थक कर उन बच्चों की कस्टडी पे गिव अप करके वहां से चली गई थी। सांगो की माँ हवाजा अपनी मेन फैमिली सुंघवा में वापस चली गई थी। स्वयं उन दोनों फैमिलीज के द्वारा अबैंडन कर दिए गए बच्चों की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी मदद मांगी है। मुझे चेयरमैन का एटीट्यूड थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। वो जरूर कुछ छिपा रहे हैं। शायद मुझे अपनी एबिलिटी ट्राई करनी चाहिए। इतना सोच उसने मीन ताए के चाय के कप को टच करके अपनी एबिलिटी यूज करना शुरू कर दिया। वो ये देख सरप्राइज हो गया कि मीन ताए को उन बच्चों पे दया आ रही थी और वो इस बात से खुश था कि स्वयं उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा था क्योंकि दायरंग कंपनी के कई बड़े शेयर होल्डर्स उसके खिलाफ थे। ये जान ह्यूंग ने सोचा कि मैं ये समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसे मामले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं। सामने से मीन तायक ने बताया कि ये अफसोस की बात है, लेकिन मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। ह्यूंग ने कहा कि मैं आपकी बात समझ सकता हूं, तो फिर मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। फिर वो स्वयं के ऑफिस में जा पहुंचा। उसने स्वयं को सारी बात एक्सप्लेन कर दी। स्वयं ने भी उसकी बात समझते हुए पूछा कि तो फिर तुम उन बच्चों के स्पॉन्सर क्यों नहीं बन जाते? ह्यूंग ने बताया कि अगर हम ऐसा करें तो वो बच्चे बिना पैसों की टेंशन के जी पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसों से सॉल्व नहीं की जा सकती। स्वयं ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि बच्चों को पैसे नहीं बल्कि प्यार चाहिए होता है। तो फिर मैं क्या करूं? ह्यूंग ने बताया कि इसका एक सोल्यूशन हो सकता है। ये सुन स्वयं पूछने लगी कि क्या वाकई में, क्या तुम खुद से एक्शन लेने की सोच रहे हो? लेकिन दायरोंग और सुंघावा के बीच में क्या सायरोन दिक्कत में नहीं पड़ जाएगी? ह्यूंग ने हंसते हुए कहा कि मैं इसका जवाब थोड़ी देर बाद दूंगा। मुझे बस अपनी लॉ फर्म को एक कॉल करना है। इतना बोल उसने बाहर निकलकर काउंसलर को कॉल करते हुए सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उसकी बात सुन काउंसलर ने पूछा कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि हम सुंघावा के दुश्मन बन जाएंगे? ह्यूंग ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि लगता है मुझे सुंघावा के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। वैसे भी सुंघावा वाले युंगमीन के केस की वजह से मुझे पसंद नहीं करते। सामने से काउंसलर ने कहा कि ठीक है, मैं इसकी तैयारी करके रखूंगा। ह्यूंग ने भी उसे थैंक यू बोलते हुए बताया कि मैं जीत कर ही रहूंगा। इसके बाद वो फिर से मीन तायक से मिलने जा पहुंचा। उसे देख मीन तायक ने पूछा कि क्या तुमने मुझे मनाने का रास्ता ढूंढ निकाला है? ह्यूंग ने बताया कि मैंने सुना है कि दायरियोंग सुंघावा के अगेंस्ट वॉर में थोड़ा हार रही है। मैं आपको सुंघावा कंपनी की कमजोरी बताऊंगा, इसलिए प्लीज मेरे साथ निगोशिएट करिए। मीन तायक ने भी उसकी बात से इंटरेस्टेड होते हुए पूछा कि तो पहले मुझे अपनी शर्त बताओ। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछने लगा कि तो क्या तुम्हें डबल फी चाहिए? क्या बस इतना ही? ह्यूंग ने बताया कि एक और शर्त भी है। भले ही आप उन बच्चों को अपनी फैमिली में एनलिस्ट ना करें, लेकिन उनके दादा बनकर उन्हें बड़ा कीजिए। ये सुन मीन तायक ने पूछा कि तुम्हें मिलने वाली फी उन बच्चों की मदद करने के लिए काफी होगी, राइट? ह्यूंग ने बताया कि कुछ चीजें पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मीन तायक ने भी उसकी बात मानते हुए कहा कि ठीक है, तो फिर मुझे सुंघवा की कमजोरी बताओ। ह्यूंग ने बताया कि उनकी कमजोरी है उन बच्चों का ऑरिजिन। भले ही सुंघवा ने उन बच्चों को अबैंडन कर दिया हो, लेकिन उनके पास विरासत का कानूनी हक है। भले ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना हो, लेकिन वो एक फाइट शुरू करने के लिए काफी है। ये सुन मीन तायक ने हंसते हुए पूछा कि क्या बस इतना ही? क्या तुम्हें यह लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? ह्यूंग ने बताया कि एक और चीज, यह आपकी एक्स वाइफ किमहवाजा के बारे में है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी? सामने से मीन तायक ने बताया कि उस औरत का ईगो काफी बड़ा था और वो स्टेटस को लेकर बहुत घमंडी थी। सच कहूं तो उसकी पर्सनैलिटी काफी खराब थी। तभी ह्यूंग ने कहा कि इस वजह से ही आपको वो बच्चे चाहिए होंगे। ख्वाजा ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया था जो आपका नहीं था, राइट? मीन तायक ने उसे हाँ में जवाब दिया। ह्यूंग ने आगे पूछा कि क्या उसके जैसी औरत शादीशुदा होने के दौरान अपने से कम स्टेटस वाले बंदे के साथ बच्चा करती? ये सुन मीन तायक भी चौंक गया। वो सोचने लगा कि इसकी बात में दम तो है। उस औरत की पर्सनालिटी देखकर नहीं लगता कि वो अपने से कम स्टेटस वाले बंदे के साथ बच्चा करती। ह्यूंग ने आगे बताया कि हमारा मेन टारगेट सुंघावा नहीं, बल्कि वो बंदा होना चाहिए जिसका ख्वाजा के साथ अफेयर था, और वो बंदा सुंघावा कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मीन तायक ने भी उसकी बात समझते हुए कहा कि मैं तुम्हारी सारी शर्तें एक्सेप्ट करता हूं। ये सुन ह्यूंग ने उसे थैंक यू बोला। तभी मीन तायक ने उसे आवाज लगाकर थैंक यू कहा। ह्यूंग ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैं तो बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। फिर हमें सायरोन लॉ फर्म का सीन दिखाया जाता है। वहां कॉन्फ्रेंस रूम में वो लोग बात कर रहे थे। एक बंदा बोल रहा था कि वो चीज तो 40 साल पहले हुई थी, क्या तुम श्योर हो कि हम उसके बारे में कुछ ढूंढ पाएंगे? दरअसल ये बंदा वहां का इंफॉर्मेशन सपोर्ट टीम का लीडर था और उसका नाम मून हाक होता है। काउंसलर ने उसे बताया कि ये केस हमारी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करेगा। ह्यूंग भी हंसते हुए बोलने लगा कि बिना कुछ सोचे उसे ढूंढना बेवकूफी होगी। उस तरह से तो तुम कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। हमें इसमें नीचे से ऊपर जाना होगा।
हम एक एक करके चीजों को एलिमिनेट करेंगे। ख्वाजा वैसे लोगों को खराब ट्रीट करने के लिए बदनाम है जो उससे कम वैल्यूएबल हो, इसलिए हम उन लोगों को इरेज कर देंगे जिनका स्टेटस 40 साल पहले ख्वाजा से कम था। और हम उन कंपनीज को भी इरेज कर देंगे जिनका सुंघवा के साथ रिलेशनशिप था, लेकिन वो साइज में छोटी थी। और अगर हम ऐसी सारी फिजूल की इंफॉर्मेशन हटा दें तो हमारे पास 5 कंपनीज बचती हैं। और इन 5 कंपनीज में से ख्वाजा के बच्चे का फादर जहां से होगा, वो कंपनी शायद ऐसी होगी जो इतनी बर्बाद हो चुकी हो कि उसका नाम भी ना लिया जा सके। काउंसलर ने उसकी बात जारी रखते हुए कहा कि या तो कोई ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी हो कि ख्वाजा के लिए उसका नाम लेना मुश्किल हो जाए। ह्यूंग ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि वो उस केस की प्रोसेस के दौरान जरूर अपने एक्सपोज होने की बात से डर गया होगा। काउंसलर ने भी कुछ सोचते हुए बताया कि इस लिस्ट की कंपनीज में से एक ऐसी है जो कोरिया की टॉप 5 कंपनीज में आती है। उनकी साइज इतनी बड़ी है कि उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए दायरयोंग और सुंगहवा को अपनी स्ट्रेंथ कंबाइन करनी पड़ेगी। तभी मूनहाक ने बताया कि मेरे पास शेयर करने के लिए नई इन्फॉर्मेशन है। वैसे तो ये सिर्फ एक रूमर ही है, लेकिन वो मिराई कंपनी के बारे में है जो कि रैंकिंग में नंबर 2 पे है। उस कंपनी का अभी का चेयरमैन, जो कि मिराई फैमिली का दूसरा बेटा चुंग सॉन्ग है, उसका निकनेम मैरिड वुमन किलर हुआ करता था। ये सुन काउंसलर और ह्यूंग हैरान रह गए। दरअसल चुंग सॉन्ग की मिराई कंपनी के वारिस के तौर पे एबिलिटी काफी अच्छी थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी दिक्कत भरी थी। उसका औरतों को हरास करने का अपना यूनिक तरीका था। ह्यूंग बोलने लगा कि उस चुंग सॉन्ग को ये बात पता होगी कि अगर उसने किसी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया तो उसके कॉम्पेंसेशन और एसेट्स को लेकर एक बड़ी फाइट हो जाएगी। सामने से मूनहाक ने बताया कि उसके बाकी के भाइयों में लीडरशिप की कमी थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ वही करना आता था जो उन्हें बोला जाए, क्योंकि उन्होंने बस स्कूल से पढ़ाई ही की थी। ह्यूंग ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा कि लेकिन चुंग सॉन्ग, जो कि एक बिगड़ा हुआ बंदा था, उसने लीडरशिप सीख ली और उस कंपनी का चेयरमैन बन गया। काउंसलर बोलने लगा कि अगर हमने मिराई कंपनी के खिलाफ फाइट की तो इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ह्यूंग ने बताया कि हमारे पास तो उसका सबूत भी नहीं है। ये अभी के लिए तो सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही है। अभी के लिए हमें जो काम करना चाहिए वो है ये पता लगाने का कि जियोन और मियोन मिराई फैमिली से रिलेटेड है या नहीं। उसके बाद ही हम कुछ शुरू कर पाएंगे। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह मानहुआ पसंद आ रही है तो कमेंट करके अपना सपोर्ट दिखा देना, और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।